Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is ownership. As you know, that we are still reading jurisprudence. So ownership is an important topic of this course, jurisprudence. In this course, we will try to learn what is ownership, what are the various kinds of ownership, what are the characteristics of ownership. All these things we will study in detail in this topic. So let's move to the first slide. According to Solomon, ownership denotes the relation between a person and any right that is vested in him. Ownership is a tie or a relationship between a person and a thing. Ownership is the sum total of the rights of possession, disposition and destruction. स्टूडेंट्स जहाँ तक इसके डिफिनेशंस का ताल्लुक़ है तो उससे ये ज़ाहिर है कि ओनरशिप असल में एक इंसान, एक शख्स और किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से ये ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, एक लीगल ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि ओनरशिप इज़ अ टाई और अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग आर इन एनी ऑब्जेक्ट. ये जो ओनरशिप है, ये जो मलकियत है, ये असल में किसी भी शख्स और किसी भी चीज़ के हवाले से उनके दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है ये उसको ज़ाहिर करता है और वो ताल्लुक़ जो है वो हमेशा लीगल होगा, उसको कानून की प्रोटेक्शन हासिल होगी. फिर ओनरशिप में अहम बात यह है कि जो किसी भी चीज़ का मालिक है, वो चाहे कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस बंदे के पास ये राइट होगा कि वो उस चीज़ को अपने पास रखे, उसकी पोजीशन अपने पास रखे, उस चीज़ को किसी को हवाले कर दे, यानी उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट उसके पास हो, या उस बंदे के पास ये भी राइट होगा कि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता हो, उसको एलिमिनेट कर सकता हो, उसको ख़त्म भी कर सकता हो. तो ये भी किसी भी चीज़ की या किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर के पास ये तमाम राइट्स मौजूद होंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप या ओनरशिप की खसूसियात क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो तकरीबन 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कि किसी भी ओनरशिप में अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक, ये 5 खूबियाँ, उसका होना इंतहाई ज़रूरी है. सबसे पहले द ओनर विल हैव द राइट टू पोजेस द थिंग विच ही ओन्स. अब ज़ाहिर बात है कि कोई भी किसी भी चीज़ का मालिक है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन है, कोई गाड़ी है, कोई भी बंदा उसका मालिक है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो उस चीज़ को अपने पास रख के उसकी पोजीशन उसके पास हो. सेकेंडली द ओनर हैज़ द राइट टू यूज एंड एंजॉय द थिंग ओन, द राइट टू मैनेज इट. मालिक के पास ये भी हक जो है वो महफूज रहता है कि वो जिस चीज़ का मालिक है उसको एंजॉय करे, उसको इस्तेमाल करे या फिर उसकी मैनेजमेंट करे. अब ज़ाहिरी बात है कि आप किसी भी चीज़ के मालिक है, जिस तरह हमने पहले कहा, आप गाड़ी के मालिक है, आप किसी घर के मालिक है, आप किसी ऑफिस के मालिक है, आप किसी ज़मीन के मालिक हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करना, अपने इस्तेमाल में लाना, अपने नफ़ा के लिए उसको इस्तेमाल करना या फिर उस चीज़ को मैनेज करना, उस चीज़ का इंतज़ाम अपने हाथों में लेना, ये आपका राइट बनता है अगर आप उस चीज़ के मालिक हैं. तीसरी अहम बात है कि द ओनर हैज़ द राइट टू कंज्यूम, डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट अ थिंग. जिस तरह हमने पहले स्लाइड में भी पढ़ा था कि जो ओनर है तो ये उसके हकूक़ में से है कि वो उस चीज़ को खुद कंज्यूम करे, खुद उसको इस्तेमाल करे या उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करे या उस चीज़ को एंजॉय करे, तो ये ओनर का राइट बनता है. नंबर 4, द ओनर इंटरेस्ट इज़ परपेचुअल. ये बहुत अहम बात है डियर स्टूडेंट्स के जो ओनर का किसी भी चीज़ में उसका राइट है वो परपेचुअल होता है, वो परमानेंट होता है. मतलब बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो सकता है कि आपका मोबाइल किसी और बंदे के पास हो, आपका बिल्डिंग किसी के साथ किराए पर हो, आपने किसी गाड़ी को आर्जी तौर पर किसी को दिया हो, तो उस बंदे का राइट उन तमाम चीज़ों में से वो टेम्परेरी होता है. लेकिन जहाँ तक ओनरशिप का राइट है तो ओनरशिप का राइट परपेचुअल होता है. ओनर जो है उस चीज़ का मुस्तकिल मालिक समझा जाता है. उसके बाद अहम पॉइंट है कि ओनरशिप हैज़ अ रेजिडुअरी कैरेक्टर. इसका मकसद ये है कि जहाँ तक ओनरशिप का ताल्लुक़ है तो जो मालिक है उसके पास उसका रेजिडुअरी कैरेक्टर होता है, यानी वो राइट उसके साथ रहता है. वो राइट
قانون کی نظر میں وہ رائٹ جو ہے اس کا اصل مالک وہی ہوتا ہے جو کہ جس کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو کہ قانوناً اس چیز کا مالک ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا مالک ایک بندہ ہو، اس کی پوزیشن کسی اور بندے کے پاس ہو. تو پوزیشن اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جتنی اونرشپ امپورٹنٹ ہے قانون کی نظر میں. اب اس سلائیڈ میں اسٹوڈنٹس ہم جائیں گے کہ واٹ آر دا ویریس کائنڈز آف اونرشپ کی مختلف اقسام جو ہے وہ کیا ہے، ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے. سب سے پہلے ہے کارپورل اینڈ انکارپورل اونرشپ. جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کارپورل اونرشپ اصل میں اس اونرشپ کو کہتے ہیں جس کی کوئی میٹیریل شکل ہو، ایک چیز جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یا ایک ایسی چیز جس کی کوئی فزیکل وجود ہو. انکارپورل اونرشپ ایسی چیزوں کی اونرشپ کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی فزیکل شیپ نہ ہو، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا کوئی رائٹ ہو، آپ کا کوئی گڈ ول ہو، آپ کا کوئی کسی بندے کے خلاف آپ کی کوئی رائٹ بنتا ہو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کارپورل اونرشپ از دا اونرشپ آف اے میٹیریل آبجیکٹ. اور جس طرح ہم نے ایگزامپلس بھی دی ہے کہ ہاؤس ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیئر ہو سکتا ہے، کوئی زمین ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. کارپورل اونرشپ اصل میں اس اونرشپ کو کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کی فزیکل شکل موجود ہو. جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ کوئی بھی اس طرح چیز جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کارپورل اونرشپ. انکارپورل اونرشپ آن دا ادر ہینڈ از دا اونرشپ آف اے رائٹ. آپ کا کوئی بھی رائٹ ہے، آپ کا گڈ ول ہو سکتا ہے، وہ آپ کا قرضہ ہو سکتا ہے، یا آپ کا رائٹ آف وے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کئی دفعہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، وہاں پر جس چیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ گڈ ول ہوتا ہے. کئی دفعہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ گڈ ول پر لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. وہ چاہے کوئی فین کا کارخانہ ہو، وہ چاہے کسی فرنیچر کا کارخانہ ہو، چاہے کسی موبائل کا کارخانہ ہو. تو اکثر جب مالکان میں بٹوارا ہوتا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں، تو کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گڈ ول کے لیے اپنی رقم جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے کہ کون جو ہے وہ پھر بٹوارے میں یہ نام استعمال کر سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر نام کی اپنی ویلیو رکھی جاتی ہے کہ اس کارخانے یا اس فیکٹری یا اس کاروبار کی اتنی گڈ ول ہے، تو اس کے لیے پھر وہ ایک قیمت جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، اور پھر دوسرے بندے کو اس کی عوض یا پیسے دی جاتے ہیں یا پراپرٹی دی جاتی ہے. اس طریقے سے آپ کا جو رائٹ آف وے ہے، یہ بھی آپ کی ایک اونرشپ ہے کہ آپ کسی زمین کو یا کسی راستے کو استعمال کر سکتے ہیں. گو کہ اس کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس راہ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا اونرشپ کا جو دوسری قسم ہے، دیٹ از کالڈ سول اونرشپ اینڈ کو اونرشپ. اور اگین جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ سول اونرشپ اصل میں اس اونرشپ کو کہا جائے گا جب کسی بھی پراپرٹی کی یا کسی بھی آبجیکٹ کا مالک ایک ہی ہوگا. لیکن اگر مالکان کی تعداد ایک سے زیادہ ہے تو پھر وہ اونرشپ سول نہیں ہوگی، پھر وہ اونرشپ کو اونرشپ رہے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ if the right is vested in a single person, the ownership is sole. اگر یہ رائٹ کسی ایک بندے کا ہے تو پھر اس اونرشپ کو سول اونرشپ کہا جائے گا. if the right is vested in more than one person jointly, it is co-ownership. لیکن اگر کوئی بھی رائٹ ایک سے زیادہ بندوں کا ہو تو پھر اس کو کو اونرشپ کہا جائے گا. کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی زمین، کوئی بھی چیز، اس کے مالکان ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ان میں سے شیئرز ہو سکتے ہیں، 2 3 4 5 10 ان کی نمبر جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور اس طریقے سے کسی بھی پراپرٹی یا کسی بھی آبجیکٹ کے مالکان ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے رائٹس جو ہے وہ سب کو پتہ ہوں گے، اور ان کے کلیم جو ہے وہ ایڈورس نہیں ہوں گے. مطلب سب کو پتہ ہوگا کہ اس پراپرٹی میں یا اس چیز میں کس بندے کے کتنے پرسنٹیج ہے یا کتنے ان کی شیئرز ہے. نیکسٹ از ٹرسٹڈ اینڈ بینیفیشیل اونرشپ، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرسٹ اینڈ بینیفیشیل اونرشپ. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹرسٹ کا پتہ ہے تو پھر آپ کو ٹرسٹ اینڈ بینیفیشیل اونرشپ کا بھی پتہ ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ ٹرسٹ ایک ایسا خیراتی ادارہ، ایک ایسا غیر سرکاری ادارہ جو کہ خاص طور پر بنا ہو سوسائٹی کی ایک خاص طبقے کے لیے. مثلا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے یتیموں کے لیے، کوئی ٹرسٹ بن سکتا ہے خواتین کے لیے، کوئی ٹرسٹ بن سکتا ہے بے سہارا لوگوں کے لیے. تو جب ٹرسٹ بنتا ہے تو بیسیکلی ٹرسٹ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشرے میں ڈپرائیوڈ لوگ ہو. جس طرح میں نے کہا کہ بچوں کے لیے، کوئی خواتین کے لیے، کوئی بیواؤں کے لیے.
तो बुनियादी तौर पर ट्रस्ट उन लोगों के लिए बनता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि पर उस ट्रस्ट को चलाने के लिए एक ट्रस्टी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी ट्रस्ट में आमतौर पर ओनरशिप दो किस्म के हो सकते हैं। एक उसको मैनेज करने वाला बंदा होता है जो कि उस किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी होता है, साथ में उसके असल ओनर जो है वो वही लोग होते हैं जिनके लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो ख़वातीन हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो बेसहारा हो सकते हैं, जिन लोगों के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है तो असल ओनर उसके वो है। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज owned by two persons at the same time, so that the trustee is under an obligation to use his ownership for the benefits of beneficiary. ज़ाहिरन लगता है कि यार ट्रस्टी जो है उसको उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप दी गई है, लेकिन वो उस ट्रस्ट को अपने पर्सनल ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो उस ट्रस्ट को सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है बेनिफिशरी के इस्तेमाल के लिए या उनके बेनिफिट के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए। The ownership of a trust, the ownership of a trustee is trust ownership, while the ownership of beneficiary is called beneficial ownership. अब जाहिर बात है कि दोनों इसके ओनर है, तो जहाँ तक ट्रस्टी की ओनरशिप है उसको ट्रस्टी ओनरशिप कहा जाएगा, और जहाँ तक बेनिफिशियल ओनरशिप है तो उसको बेनिफिशियल ओनरशिप कहा जाएगा, और जहाँ तक एक ट्रस्टी को दावा है कि उनकी ओनरशिप है तो उसको फिर ट्रस्ट ओनरशिप कहा जाएगा। अ ट्रस्टी इज नॉमिनल ओनर, और जिस तरह हमने पहले कहा कि ट्रस्टी बराए नाम मालिक होता है, वाइल द बेनिफिशियरी इज द रियल ओनर, जबकि किसी भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी के असल ओनर जो है, असल मालिकान जो होते हैं वो उसके बेनिफिशियरी होते हैं, यानी जिनके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है, जिनके फ़ायदे के लिए बनाया गया है, वो असल मालिकान तस्वुर किए जाएंगे और असल मालिकान होंगे भी। नेक्स्ट इज लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। ये स्टूडेंट्स आपने कॉमन लॉ के साथ साथ लॉ ऑफ इक्विटी को भी पढ़ा होगा, और जिस तरह आप जानते भी है कि हमारे पास लॉ ऑफ इक्विटी के साथ लॉ ऑफ इक्विटी भी है। लॉ ऑफ इक्विटी आपने डिटेल से एक पूरा सब्जेक्ट इसका पढ़ा होगा कि इक्विटी इज़ द लॉ दैट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, और फिर आपने लॉ ऑफ इक्विटी में ये भी पढ़ा होगा कि कहीं पर वो जो चांसरी कोर्ट्स थे 1860s के बाद जो बने थे, और उनका बुनियादी मकसद इस कानून का ये था कि जो कॉमन लॉ में जो लैकुनाज है उसको कम करना, तो वो आपने पूरा पढ़ा होगा। अब ओनरशिप अगर आपको कॉमन लॉ में दिया गया है तो उसको फिर आप कहेंगे कि ओनरशिप इन द कॉमन लॉ। अगर आपको कोई ओनरशिप दिया गया है और उसको प्रोटेक्ट करता है लॉ ऑफ इक्विटी, तो फिर उसको कहा जाएगा इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप इज दैट विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन द रूल्स ऑफ द कॉमन लॉ। जिस तरह हमने पहले कहा कि लीगल ओनरशिप को वो ओनरशिप जो है वो तस्वुर होगा, उसको कहा जाएगा जिसका ओरिजिन, जिसका आगाज़ या जिसकी बुनियादें जो है वो कॉमन लॉ में एग्जिस्ट करती है। इक्विटेबल ओनरशिप इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम रूल्स ऑफ इक्विटी डाइवर्जेंट फ्रॉम द कॉमन लॉ। और इक्विटेबल ओनरशिप जो है वो है कि जिसके जड़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हो लॉ ऑफ इक्विटी में या रूल्स ऑफ इक्विटी में, वहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, तो फिर उसको कहा जाएगा इक्विटेबल ओनरशिप। इसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट ओनरशिप है। वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट ओनरशिप का फ़र्क हम यूँ कर सकते हैं कि जहाँ तक वेस्टेड ओनरशिप का ताल्लुक है, तो वेस्टेड ओनरशिप उस ओनरशिप को कहा जाएगा जिसमें ओनरशिप के हवाले से जितनी भी शराइत हो सकती है वो तमाम की शराइत जो है वो पूरी हो। कॉन्टिंजेंट लफ्ज़ कॉन्टिंजेंट का लफ्ज़ी मतलब ये है कि उसमें कुछ शर्तें अभी पूरा होना बाकी हो। कॉन्टिंजेंट ओनरशिप उसको कहा जाएगा कि जो कि मुस्तकबिल में उसकी पूरी शराइत जो है जब वो पूरी होंगी तो फिर वो ओनरशिप ऑटोमेटिकली वेस्टेड ओनरशिप में तब्दील हो जाएगा। आगे इसका एग्जांपल भी हम देंगे। The ownership is vested when all the events essential to vest the property to the owner has happened and the owner title is already perfect। यानी किसी भी बंदे के पास किसी भी चीज़ के हवाले से जब तमाम शराइत जो है वो पूरी हो, एक बंदा किसी भी चीज़ को परचेज़ करता है, वो अपने नाम पे परचेज़ करता है, या एक बंदा वो किसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उसको विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है, उसकी एज भी पूरी हो, तमाम शराइत जो कि एग्जिस्ट जो के लिए ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेल परचेज़ के लिए या फिर विरासत के लिए, तो वो तमाम शराइत पूरी हो, तो उस बंदे की ओनरशिप को कहा जाएगा कि इस बंदे के पास वेस्टेड ओनरशिप मौजूद है। लेकिन कॉन्टिंजेंट ओनरशिप क्या है? इट इज़ कॉन्टिंजेंट व्हेन सम ऑफ द इवेंट नेसेसरी टू वेस्ट द प्रॉपर्टी हैव ओनली हैपेंड एंड द ओनरशिप कैन बी वेस्टेड only on the happening or non-happening of a specified uncertain event।
कॉन्टिजेंट ओनरशिप उस ओनरशिप को कहा जाएगा जिसमें अभी कुछ शराइत का पूरा होना बाकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बंदा जिसको विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है और अभी उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो जब 13-14 साल का है, 15-16 साल का है, तो अभी ज़ाहिर बात है कि विरासत में उसको अगर प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े लोगों से मिले हैं, उनको अगर प्रॉपर्टी मिल गई है तो उसके पास वो ओनर तो है, लेकिन उनकी फ़िलहाल ये ओनरशिप जो है वो कॉन्टिजेंट ओनरशिप तस्वुर होगी कि जब वो द एज ऑफ 18 अटेन करेगा तो ज़ाहिर बात है कि उसके बाद उसके पास पूरा राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को फिर सेल आउट करे, वो किसी के साथ एक्सचेंज करे, किसी को वेल करे। लेकिन जब तक उसकी उम्र 18 साल तक नहीं पहुंच पाती, तो जब तक उसकी ओनरशिप तो होगी, लेकिन वो ओनरशिप अभी पूरी ओनरशिप तस्वुर नहीं होगी, बल्कि उस ओनरशिप को कॉन्टिजेंट ओनरशिप कहा जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था और हमारी भरपूर कोशिश रही कि आपको आज के इस टॉपिक की भरपूर समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर इस टॉपिक के हवाले से आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं और हम इस टॉपिक को मज़ीद फिर एलाबोरेट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स।